नमस्कार दोस्त, आप सबका स्वागत है मेरे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिवांश एजुकेशन ग्रुप पर। मित्रों, हम हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण क्लासेज पढ़ रहे हैं। अब तक इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 3 क्लासें अपलोड कर दी गई है। ये हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण श्रृंखला में 4थी क्लास है। मित्रों, हम भाषा के अंतर्गत वर्णों को पढ़ रहे हैं और वर्णों का जो विभाजन किया था स्वर और व्यंजन के रूप में, तो स्वरों की परिभाषा, उनका विभाजन हम पढ़ चुके हैं। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो मित्रों, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से 2 आधारों पर किया जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पहला विभाजन देखते हैं। फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इस आधार पर उस अवयव को, उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। तो मित्रों, हम देखते हैं अगला कि ये जो उच्चारण स्थान है इसके आधार पर कितने भेद किए गए हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहला भेद है कंठ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, है व विसर्ग, इन्हें कंठे व्यंजन कहते हैं। दूसरा तालव्य व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान हमारी तालु होती है, उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य, य व स। अगला तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। मूर्धा कठोर हिस्सा होता है दांत और मसूड़ों के बीच में। तो ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स मूर्धन्य व्यंजन है। उसके बाद में चौथा है दंत्य व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है, दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें आपका तय वर्ग आ जाता है, त, थ, द, ध, न, ल व श। अब बात करते हैं 5वें भेद की, ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म व ल। दोस्तों, नोट देखते हैं, एक नोट है तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, इसलिए इसे काकल्य ध्वनियां भी कहते हैं। काकल्य ध्वनि भी इसे कहा जाता है और विसर्ग को। और न, ल, स, ज ये 4 वर्ष ध्वनियां मानी गई है। कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान र को भी वर्ष ध्वनि मानते हैं। दूसरा भेद देखते हैं मित्रों, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को देखते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला प्रयास ही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर जो प्रयत्न है उसे देख लेते हैं। तो आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो किसे कहते हैं, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मित्रों, वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो प्रारंभ का, शुरुआत का जो प्रयास है उसे ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में मित्रों? 8 भागों में बांटा गया। पहला है स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जिह्वा या होठों से स्पर्श होता है तथा कुछ अवरोध के बाद श्वास विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है मित्रों 16 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 मानी गई। और हमने जो स्पर्श व्यंजन पढ़ा था उनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजनों में थोड़ा सा अंतर है, तो वो देखते हैं अपन कौन कौन से हैं 16 स्पर्शी व्यंजन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क वर्ग। तो क वर्ग के जो प्रारंभिक 4 वर्ण हैं क, ख, ग व घ। और ट वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण ट, ठ, ड व ढ। उसके बाद में अगला है आपके तय वर्ग के भी प्रारंभिक 4 वर्णों को स्पर्शी व्यंजनों में रखा गया है त, थ, द व ध। और प वर्ग के भी प्रारंभिक जो 4 वर्ण है मित्रों वो आपके स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? प, फ, ब व भ। स्क्रीन पर आपने देखा ये 16 जो आपके सामने वर्ण दिखाई दे रहे हैं इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 है। च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण च, छ, ज व झ। अगला है नासिक के व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास मुख व नाक दोनों से निकलती है नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है। यह अंग, ये, अण, न, म, ये 5 वर्ण आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अगला भेद है उत्सिप्त व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है वह उत्सिप्त द्विस्पृष्ट द्विगुण ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। और ये हैं अड़ और अड। नीचे जो बिंदी लगती है ना मित्रों वो वाले वर्ण उत्सिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला है लुंठित व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ के ऊपर वायु लुढ़कती हुई बाहर निकलती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। और जो लुंठित व्यंजन है उसे प्रकंपित भी कहते हैं क्योंकि जिह्वा में कंपन होता है और ये एक ही है र। अगला है संघर्षहीन व्यंजन। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनकी स्थिति उच्चारण की स्वर जैसी है य व। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ है बगल का, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जैसे आपके ल। अगला जो भेद है मित्रों हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं मित्रों वर्णों के उच्चारण में अंत में होने वाला जो प्रयास है, अंत की स्वर तंत्रियों द्वारा किया जाने वाला जो प्रयास है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न को 2 आधार पर बांटा गया है। पहला श्वास वायु के आधार पर और दूसरा आपका नाद या कंपन के आधार पर। अब पहला भेद अपन पढ़ते हैं। श्वास या जो प्राण वायु है उसके आधार पर इसके जो भेद हैं व्यंजनों के उन्हें पढ़ते हैं। तो श्वास या प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मित्रों? श्वास या प्राण वायु के आधार पर, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करते समय कितनी मात्रा में हम जो वायु है वो मुख से छोड़ते हैं बाहर निकालते हैं। उन व्यंजनों के उच्चारण में कितनी वायु कितनी प्राण वायु बाहर
निकलती है। उस आधार पर दो प्रकार के होते हैं व्यंजन। पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण की परिभाषा देखते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हम कम श्वास बाहर निकलती है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और जैसे कि प्रत्येक जो वर्ग है, वर्ग तो आप जानते होंगे, क, च, ट, त, प, और प्रत्येक वर्ण में 5-5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा जो वर्ण होता है वो आपके अल्प प्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का मतलब है कि आपके य, र, ल, व, ये भी आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब अगला जो भेद है इसका श्वास या वायु के आधार पर, वो है आपके अल्प प्राण जो वर्ण है, पहले उसको देखते हैं कितने होते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण व्यंजनों की जो संख्या है वह 19 होती है, वह स्वरों की संख्या 11 होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुल अल्प प्राण जो वर्ण, अगर स्वरों की बात करें तो 11, व्यंजनों की बात करें तो 19, और अगर कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये 30 होते हैं। अब अगला भेद देखते हैं हम, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। महाप्राण जो व्यंजन है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की जो मात्रा है वो अधिक लगती है, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और महाप्राण जो वर्ण है या व्यंजन है उनकी संख्या 14। कितनी है मित्रों? 14। प्रत्येक जो वर्ग है उसका दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। दूसरा चौथा यानी जैसे क वर्ग है तो ख व घ महाप्राण होगा। उष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं, जैसे उस व्यंजनों में श, स व है, तीनों स और है आ जाता है। अब हम अगला जो भेद देखते हैं वो नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया है। अब ये भी जो विभाजन है दो प्रकार का होता है, एक तो अघोष व्यंजन और एक आपके सघोष व्यंजन। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है या नहीं होता। होता है तो सघोष कहलाता है और नहीं होता है तो अघोष कहलाता है। तो इसका जो पहला विभाजन अपन देखते हैं वो है आपके अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन किसे कहेंगे? तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं अपन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी जो कुल संख्या है वो 13 है। कितनी मित्रों? 13। अब कौन कौन से अघोष व्यंजन होते हैं तो ये देखते हैं हम। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा जो वर्ण है वो अघोष होता है। कौन कौन सा? पहला व दूसरा। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का क व ख अघोष होगा। तीनों जो स हैं, स, ये तीनों जो स हैं ये भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में पहला दूसरा यानी दो दो वर्ण हो गए तो 10 और 3 स हो गए तो 13 इनकी कुल संख्या होती है। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण सघोष होता है। और अंतस्थ जो व्यंजन है य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसके साथ ही जो है व्यंजन है वो भी क्या होता है? आपका सघोष होता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 3-3 वर्ण प्रत्येक वर्ग के तो 15 हो गए, और य, र, ल, व 4 वर्ण हो गए तो 15 और 4 19 हो गए, और एक है आ जाता है, इस प्रकार 20 हो जाते हैं। और इसके साथ ही स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इस प्रकार से कुल सघोष या घोष वर्णों की संख्या 31 है, क्योंकि 11 तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं,
और इसके साथ ही 20 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।